नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि जहाँ भी है वहाँ पर खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े आप हमेशा करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के अंतर्गत हिंदी भाषा का जो व्याकरण है, उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। यानी इस अध्याय में हम शब्द विचार के बारे में समझेंगे। मोर्फोलॉजी अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हम एक एक क्रम से धीरे धीरे सीखते जाएंगे आगे बढ़ते हुए हमारे इस सफ़र पे। हम जानते हैं कि व्याकरण का जो महत्व है वो बहुत है भाषा में। कोई भी भाषा हो, व्याकरण हमें उस भाषा के नियमों से परिचय करवाता है हमारा, है ना। भाषा में भी अनुशासन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और उस अनुशासन को भाषा में लेकर आने का काम आप कह लीजिए कि हमारे लिए व्याकरण ही करता है। यदि व्याकरण न होता तो भला हमें ये कौन बताता कि जो हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उसमें शुद्धियाँ कितनी हैं और अशुद्धियाँ कितनी हैं। और ऐसे से तो सब गड़बड़ हो जाता। तो जिस तरह जीवन में अनुशासन की ज़रूरत है, नियमों की ज़रूरत है, एक पथ प्रदर्शक की ज़रूरत है जो हमें सही राह दिखाए, बस वही मायने, वही महत्व जो है वो व्याकरण का भाषा के लिए हो जाता है। अब आज का जो अध्याय है इसमें हम शब्द पर विचार करेंगे, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझेंगे, साथ ही साथ कुछ गूढ़ बातें भी जानेंगे। हमने वर्णों के ऊपर तो खूब सारी चर्चा की है ना। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको, मैं जब किसी शब्द को पढ़ता हूँ तो बहुत ध्यान से सुनने की भी आवश्यकता है, क्योंकि सही उच्चारण करना भी बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपके सामने, एक मिनट, थोड़ा सा पतला हो गया है पेंसिल, इसे हम थोड़ा सा, हाँ। अब जैसे मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ, बताइए ये शब्द जो मैंने लिखा इसे आप क्या पढ़ेंगे? अगर आप इसे फूल पढ़ते हैं तो आपने इसका उच्चारण गलत किया है। हिंदी भाषा में इसका उच्चारण है फूल। आपके होठ एक दूसरे से टकराने चाहिए बच्चों, फूल। अब आप कहेंगे अगर ये फूल है तो फिर फूल कैसे लिखेंगे? तो फूल लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस शब्द के नीचे एक फ के नीचे नुक्ता लगाना है। अब ये हो जाएगा फूल, ठीक है। तो ये तो खैर एक छोटी सी चीज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन बस वही बात जो मैंने आपसे कही कि आपको ध्यान देना है मेरे उच्चारण पर। सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है कि बच्चों, हम अपनी बात कहने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, हम किसी से जब बात करते हैं तो कई सारे शब्दों का प्रयोग होता ही है ना। अब ये शब्द मिलकर ही क्या बनाते हैं? वाक्यों का रूप लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए भाषा की प्रधान इकाई क्या है, तो भाषा की प्रधान इकाई तो आप वाक्य ही कहेंगे, क्योंकि वाक्यों से ही मिलकर के तो हमारी पूरी भाषा तैयार होती है ना। मैंने कहा प्रधान अंग की बात हो रही है, प्रधान इकाई की बात हो रही है। वैसे तो सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें तो वो वर्ण होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि आपने कई बार यह अनुभव किया होगा कि बातचीत करते समय या फिर परीक्षा में उत्तर लिखते समय, आप कई बार परीक्षा में बैठे होंगे बच्चों, है ना, और आपने परीक्षा में उत्तर लिखे होंगे, तो उत्तर लिखते समय आप अचानक रुक जाते हैं। अब कारण क्या होता है रुकने का? क्या आपको याद नहीं है जो परीक्षा में आया? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस समय विचार को प्रकट करने के लिए उपयुक्त शब्द हमें नहीं मिल पाता। जो विचार, कई बार ऐसा होता है हमारे मन में तो होती है कोई बात, लेकिन हम उसे कह नहीं पाते। कारण क्या है कि हमारे पास उसको कहने के लिए, बताने के लिए कई बार शब्द नहीं होते। इस प्रकार अब हमें यहाँ पर यह चीज़ समझनी चाहिए कि शब्द जो है वो भाषा में कितना महत्व रखते हैं। अगर हमें शब्दों की समझ ना हो, शब्दों के ऊपर हमारी अच्छी पकड़ ना हो, तो फिर हम अपनी बात, अपनी भावनाओं को भला दूसरों के सामने कैसे रख पाएंगे? हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें जितने भी हमारे रिश्ते हैं जो हमारे हमने बनाए हैं, है ना, चाहे वो एक बहुत अच्छे दोस्त का रिश्ता हो, मित्र का रिश्ता हो, है ना, माता पिता के साथ हमारा रिश्ता हो, अपने सभी रिश्तेदारों से जो हमारे रिश्ते हैं, या दुनिया से जो हमारा रिश्ता है, उसमें हम अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति जितने अच्छे से कर पाते हैं, कोई इंसान हमें जितना अच्छे से समझता है वह उतना अच्छा हमारा दोस्त होता है। तो अगर सोचिए हमारे मन में उठने वाली भावनाओं का, विचारों का यदि हम सही सही वर्णन सामने वाले को कर पाएँ, जो हमारे सामने है, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना, और सामने वाले की बात हम सरलता से समझ सकते हैं और अपनी भी समझा सकते हैं। तो शब्दों के बड़े मायने हैं, तो शब्दों का जो महत्व है उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता किसी भाषा में। अब आगे यह बताया है कि शब्द जो है वो क्रमबद्ध ध्वनियों का एक समूह होता है। ध्वनि तो आती है लेकिन क्रम में आती है। मैं अगर आपसे कह रहा हूँ
कमल, तो आप कहेंगे कि कमल की बात हो रही है। कमल किसी का नाम भी हो सकता है और कमल जो है वो फूल भी हो सकता है। जब मैं आपसे कमल का उल्टा कहता हूँ लमक, तो आप कहेंगे ये तो अलंकार की बात हो रही है। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, मैंने कोई ऊटपटांग सा शब्द आपके सामने बना दिया, जैसे गटापन। तो अब गटामपन, गटामपन जैसा कोई शब्द आपने नहीं पढ़ा होगा। मेरी भी जहाँ तक समझदारी है यही कहती है मेरा ज्ञान, कि गटामपन जैसा कोई शब्द जो है वो शायद भाषा में ना हो। तो ऐसा कोई शब्द जिसमें क्रम ना हो सही व्यवस्थित, तो वो शब्द के क्या मायने? कुछ नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि शब्द क्रमबद्ध ध्वनियों का ऐसा समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, एक मीनिंग है, और इसकी एक स्वतंत्र सत्ता भी होती है ना। शब्दों का प्रयोग हम भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। शब्दों की सहायता से ही तो हम वाक्य बनाए जाते हैं। अब आज के इस वीडियो में आप ये बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि शब्द और पद दोनों में क्या फ़र्क होता है। बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आने वाली है। देखिएगा, अगर आपको परिभाषा देनी हो तो कैसे देंगे आप परिभाषा? ऐसे ही देंगे ना कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। जो क्या करता है, एक निश्चित अर्थ को, जो जिसका अर्थ बिल्कुल तय है, फिक्स है, निश्चित है, उसको प्रकट कर रहा है। जो वर्णों का समूह है, जो क्रम से हमने वर्णों का एक अर्थ के साथ में समूह बनाया है, उसे ही तो हम क्या कह रहे हैं, शब्द कह रहे हैं। सार्थक अर्थ प्रकट करता है, बिल्कुल। अब इसके बाद में देखिए, इस प्रकार शब्द की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। अब विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या विशेषताएं परीक्षा में आएंगी? बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विशेषताएं परीक्षा में आए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी विषय की विशेषता पढ़ने से ये होता है कि हम उस विषय के बारे में जानकारी तो अधिक प्राप्त करते ही हैं, लेकिन जब हम विशेषताओं को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसे ये बात का अनुमान लग जाता है कि भाई इसको तो इस विषय की पक्की जानकारी है। जैसे सबसे पहली विशेषता है निश्चित क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी एक ही सीक्वेंस में आना, बिल्कुल निश्चित है, ये शब्द की ही विशेषता है। दूसरा है स्वतंत्र प्रयोग। आप शब्द का प्रयोग एकदम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इसके बाद है अर्थवान इकाई। एक ऐसी इकाई है शब्द जिसका एक अर्थ है। अगर मैं आपसे कहूँ वर्ण, तो वर्ण का तब तक के कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हम उसका कोई सार्थक समूह ना बना दें, है ना। विज्ञान में जैसे आप पढ़ते होंगे ना, कक्षा 8 में है, आपने पढ़ा होगा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के जो है अणु, परमाणु और ये सब चीज़ें बनती हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि एक छोटा सा जो वर्ण है, कह लीजिए जैसे क, ख, ग, घ, ये सब बिना क्रम में ऐसे लिखे पड़े हैं, सामने हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर उनसे एक शब्द बना दिया जाए तो आप कहेंगे कि अब ये एक सबसे छोटी ऐसी इकाई हो गई है भाषा की जिसमें अर्थ है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई क्या है, तब आप कहेंगे शब्द। अब मैंने आपसे कहा था कि शब्द और पद के बारे में आपको जानकारी जो है आज के अध्याय में मिलने वाली है। तो चलिए फिर देर नहीं करते ले लेते हैं। समझिए शब्द क्या होते हैं, आप समझ गए ना। लेकिन जब शब्द का प्रयोग मैं किसी वाक्य में कर देता हूं, अब वो वाक्य में प्रयोग हो गया उसका, तो अब आप उसे पद कहेंगे, अब आप उसे शब्द नहीं कहेंगे। सरल सी बात थी। अब इसको थोड़ा पढ़ लें क्या लिखा है, और अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वह पद कहलाता है। पद के रूप में प्रयुक्त शब्द कोई न कोई व्याकरणिक कार्य करता है तथा वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित करता है। वाक्य के बाकी के जितने पद हैं उनके साथ उसका कोई ना कोई रिलेशन होता है। बिना रिलेशन के, बिना संबंध के वो वहाँ पे नहीं होता। लड़के ने कुत्ते को मारा। इस वाक्य में जरा इस वाक्य को ध्यान से देखिए। लिखा है, लड़के ने कुत्ते को मारा। इस वाक्य में लड़के, कुत्ते, मारा, ये जो पद है यह क्रमशः क्या है? लड़का क्या है? लड़का क्या है? लड़का मार रहा है। यदि लड़का नहीं होता तो कोई कुत्ते को मारता? नहीं मारता। इस वाक्य के अनुसार बात कर रहा हूं मैं आपसे। लड़का नहीं होता तो क्या कोई कुत्ते को मारता? इस वाक्य में नहीं मारता। तो लड़का जो है वो क्या हो गया? लड़का हो गया कर्त, यानी करने वाला, कर्ता हो गया। काम करने वाला कौन है? मारना एक क्रिया है, तो मार कौन रहा है? लड़का, तो लड़के को कहेंगे कर्ता। फिर है कुत्ते को मारा, तो कुत्ता क्या हो गया? कुत्ता हो गया कर्म, जिस पे असर हो रहा है क्रिया का। अब क्रिया क्या है? मारना, तो ये कार्य कर रहे हैं। तथा ने जो लिखा हुआ है इस वाक्य में, देखिए लड़के ने, ये ने दिख रहा है आपको, ये और ये जो को लिखा हुआ है ये क्या है? ये एक दूसरे के साथ संबंध को तो व्यक्त कर रहे हैं। सोचिए ने और को नहीं होता तो क्या लिखता? लड़के कुत्ते मारा। कोई मतलब ही नहीं है ऐसे वाक्य का। तो अगर लड़के ने कुत्ते को मारा मैंने कहा, तो ने और को ने क्या किया है? परस्पर संबंध जो है उसको स्थापित यहां पे किया है।
बहुत ज़्यादा आपको तथ्यों को रटने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझ में आएगी। बस आपको मेरा साथ देना है, मेरे साथ आगे बढ़ना है। तो ये वाली बात आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण की। वर्गीकरण इसीलिए करते हैं ताकि चीज़ों में, विषय में सरलता आ जाए। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 आधारों पर किया है। 4 आधार बनाए हैं। पहला आधार क्या है? अर्थ के आधार पर। भाई, अर्थ के आधार पर भी तो शब्द अलग अलग हो सकते हैं। तो एक वर्गीकरण हमने कर दिया अर्थ के आधार पर कि ठीक है। इसके बाद में दूसरा हमने किया है बनावट या रचना के आधार पर। भाई, शब्द वर्णों से मिलकर के ही तो बन रहे हैं। तो शब्द जब वर्णों से मिलकर बन रहे हैं, इसका अर्थ है कि उनकी बनावट हो रही है, उनकी रचना की जा रही है। तो एक वर्गीकरण इसके आधार पर भी होना चाहिए कि कितने प्रकार से हम रचना कर सकते हैं शब्दों की, है ना। इसके बाद में तीसरा कारण है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। और चौथा है प्रयोग के आधार पर कि हम कौन सा शब्द कहाँ पे किस तरह से प्रयोग में लेकर के आते हैं। अब आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोच के देखिए, चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, अर्थहीन इकाई है, ये तो उसकी विशेषता हमने पढ़ी थी। रचना के आधार पर तो वर्गीकरण होगा ही, बनावट के आधार पर होगा। तीसरा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सोच के देखिए। प्रयोग के आधार पर शब्दों का प्रयोग ही तो हम करते हैं, तो इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के जो है हमें यहाँ पर भेद बताने हैं। हमारे एक हाथ में 4 उंगलियाँ होती हैं। चारों उंगलियों पे हम क्रम से बता सकते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर हमने किया है। 4 ही तो हैं। इसके बाद में सबसे पहला समझिए सार्थक शब्द। अब अर्थ के आधार पर जब हम शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो एक वो शब्द होंगे जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता होगा, उन्हें ही हम कहते हैं सार्थक शब्द, ठीक है। और जिनका नहीं निकलता वो निरर्थक हैं। तो सार्थक शब्द जो है उनको क्या कह रहे हैं कि जिन वर्णों के समूह का कोई निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यानी ऐसा शब्द हम कहेंगे जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ है, बिना अर्थ के वो शब्द का निर्माण नहीं है, तो वो आप कहेंगे कि सार्थक शब्द कहलाते हैं। और ये अर्थ के आधार पर किया गया वर्गीकरण है। जैसे थोड़ा समझ के देखिए, इसके भी मुख्य 4 भेद किए जा सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, या किए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है एकार्थक। एकार्थक नाम से स्पष्ट है, एक अर्थक, यानी जिसका एक अर्थ की बात हो रही है। जैसे एक अर्थ वाले शब्द घर, पानी, मेज, इन सब का एक ही अर्थ होता है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है इन शब्दों का। आप देख सकते हैं करके। अनेकार्थक मतलब जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्द हर भाषा में होते हैं, हिंदी में भी हैं। जैसे एक से अधिक अर्थ वाले शब्द, मतलब जैसे कि भाग, भाग्य, हिस्सा, भाग देना। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे आपके सामने लिख दूँ भाग, तो ये भाग का मतलब आप क्या लगेंगे, क्या क्या समझेंगे इस भाग का अर्थ? एक तो इसका मेरे तो भाग ही फूट गए, यानी भाग्य से भी लगाएंगे। एक इसमें मेरा भी भाग है, यानी मेरा भी हिस्सा है। भाग देना यानी वही हिस्से का बंटवारा करना। और एक भाग जाना, इसमें का भी इसमें अर्थ है, भले ही लिखा नहीं है लेकिन अर्थ तो इसका ये भी होता है ना। तो आप यहाँ पे समझ गए कि ये एक ऐसा शब्द है भाग जिसके कई अर्थ हैं। ये ऐसे शब्द हर भाषा में होते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है सेल, आप उच्चारित करते हैं तो सेल का मतलब कितना सारा होता है ना। तो बस उसी तरह से इसके बाद में एक अर्थ है शब्द का समानार्थक, यानी पर्यायवाची शब्द। ये तो हम पढ़ते ही आए हैं बचपन से। जैसे समान अर्थ वाले शब्द, सूर्य की अगर बात करूं तो सूर्य के कितने सारे समानार्थी शब्द हैं, कितने सारे पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे सूरज भी कहते हैं, दिनेश भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, है ना, आदित्य भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे वायु को हम अनल भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं, हवा भी कहते हैं, इसी प्रकार। अब विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, विपरीत अर्थ वाले। जैसे कि सुख का विपरीत हो जाएगा दुख, कोई वीर है तो उसका विपरीत हो जाएगा, विलोम हो जाएगा कायर, जीत का हो जाएगा हार, है ना। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सार्थक शब्द के 4 भेद समझ में आ गए होंगे। ये अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण समझ रहे हैं हम। अब हम सार्थक के बाद कुछ निरर्थक शब्दों की बात करते हैं। वे शब्द जो प्रायः जोड़े बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे रोटी वोटी खा लो, अब रोटी तो ठीक है, वोटी क्या है, तो ये वही है निरर्थक शब्द। अब समझिए, लेकिन उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इनका विशेष प्रयोग ही इन्हें सार्थक शब्दों की भांति भाषा में एक जैसा स्थान दिलाता है। जैसे पटर पटर करना, इसका मतलब होता है बहुत बोलना। अब ये पटर पटर, ये तो कोई शब्द ऐसा सार्थक तो है नहीं किसी वाक्य में, तो हम इसका प्रयोग ऐसे एक रूप में नहीं कर सकते। 2 बार बोलना पड़ेगा, पटर पटर कर रहा है, ये पटर पटर कर रही है ना। खटखट करना यानी खटखटाना। टें बोलना, अब टें बोलना मतलब
मर जाना, तो टैं बोलना। तो ये आप समझ रहे हैं ना, ये निरर्थक शब्दों में आ रहे हैं। चेपे चेपे, चेपे चेपे बकवास करना, बकवास करना या झूठ बोलना इसका अर्थ होता है। अब मैंने आपसे बात करी थी कि 4 आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण किया है। पहला तो वर्गीकरण हो गया अर्थ के आधार पर, जिसमें हमने सार्थक शब्दों को देखा और निरर्थक शब्दों को देखा। सार्थक शब्द के हमने 4 भेदों पर चर्चा की, जिसमें एक पर्यायवाची है, एक विलोम है, एक आर्थक है और एक अनेकार्थक शब्द हैं। अब हम आ जाते हैं बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के भेद, जो कि दूसरा वर्गीकरण है। तो बनावट या आधार के शब्दों पर, बनावट और रचना के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो हमें समझना है कि बनावट के आधार पर 3 भेद हमें मुख्य रूप से पढ़ने हैं। 3 प्रकारों को हम देखेंगे। सबसे पहला होगा रूढ़ शब्द, फिर पढ़ेंगे यौगिक शब्द और फिर होगा योग रूढ़ शब्द। अब आप कहेंगे कि ये इन सब का मतलब क्या है, एक एक करके बहुत सरलता से आप समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए, शब्द पहला क्या लिखा है, रूढ़। रूढ़ मतलब होता क्या है, रूढ़ मतलब होता है रूढ़िवादी परंपरा। शब्द कभी सुना है आपने, रूढ़िवादी परंपरा, यानी जो सदियों से चली आ रही है, बहुत प्रसिद्ध है, हर एक उनसे परिचित है इस शब्द से, रूढ़िवादी परंपरा ये शब्द से। तो रूढ़ मतलब सरल सा अर्थ है, समझ लीजिए इसका, प्रसिद्ध। एक चीज़ और है जो मैं आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहता हूँ, आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि जब भी आप हिंदी को पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। स्क्रीन पर देखिए, आप एक शब्द लिखा है प्रसिद्ध। अब देखिए प्रसिद्ध कैसे लिखा हुआ है। ये देखने से क्या होगा, 1 सेकंड अगर आप रुककर देखेंगे तो जब परीक्षा में आप अपना उत्तर लिखेंगे तब आप भली भांति समझ जाएंगे कि ये शब्द को किस तरह से शुद्धि के रूप में लिखा जाता है, इन्हें शुद्ध शब्द कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पढ़ते समय भी हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। तो रूढ़ का अर्थ क्या है, प्रसिद्ध है। जब शब्द किसी परंपरा या किसी कारण से विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसको और अच्छे से अगर समझना है तो उदाहरण देखना पड़ेगा। एक चीज़ इसके बारे में विशेषता है, रूढ़ शब्द के बारे में क्या विशेषता है इसकी, कि इसको ना और ज़्यादा आप छोटा नहीं कर सकते, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते आप। जैसे कि समझ के चलिए, ये शब्द है घर, कितना प्राचीन शब्द है, आपको नहीं लगता? घर एक ऐसा शब्द है जिसको कब से हम जान रहे हैं। किसी को भी बोलेंगे घर, जो भी हिंदी भाषा का ज्ञान रखता है उसको पता होगा ना घर का मतलब क्या होता है। अन्य भाषाओं की जानकारी रखने वाला भी, जिसने थोड़ी बहुत हिंदी सुनी समझी है, उसको पता है घर का मतलब क्या होता है। तो घर एक रूढ़ शब्द है। अब इसको तोड़िए, घ र, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। आप इसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। जैसे एक शब्द है गुलाब जामुन, इसको आप तोड़ेंगे तो गुलाब का अलग अर्थ है, जामुन का अलग अर्थ है, लेकिन रूढ़ शब्द वो नहीं होगा। रूढ़ शब्द की पहचान ही ये है। क्या पहचान है? कि इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। चल, जो, यहाँ, आ, जा, पल, कल, ये सब क्या है? ये सब रूढ़ शब्द हैं। आप कहेंगे गुलाब जामुन भी काफ़ी प्रसिद्ध शब्द मालूम होता है, लेकिन चूंकि उसके टुकड़े किए जा सकते हैं इसलिए आप उसे रूढ़ शब्द की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक, इसके बाद मैंने कहा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द नाम से स्पष्ट हो रहा है 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना हुआ है, इसलिए इसे यौगिक कह रहे हैं। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय। ठीक, पाकशाला यानी पाक धनशाला, पाकशाला मतलब खाना वाना जहाँ बनाया जाता है। किताब घर, किताब घर 2 शब्दों से मिलके बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। अब आप मुझे बताइए कि योग रूढ़ शब्द क्या होंगे? ये वो शब्द हैं जो यौगिक तो हैं लेकिन विशेष अर्थ में, किसी विशेष अर्थ में ये रूढ़ हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे विशेष हो जाते हैं का मतलब क्या है? उदाहरण से आप समझेंगे कि इन शब्दों को 2 शब्दों से या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर तो बनाया है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए ही प्रयोग में लाया जाने लगा। जैसे कि दशानन, दशानन किसके लिए कहा जाता है? रावण के लिए कहा जाता है। गजानन, गज धन आनन यानी जिसका हाथी का मुख है, इसके लिए आप अपने दोस्त को नहीं कह सकते कि अरे गजानन है, ये हाथी का मुख लिए हुए नहीं है वो, है ना, वो कौन है? गणेश है, तो गणेश के लिए ही उपयोग में लाया जाता है गजानन। जैसा है चतुरानन, चतुरानन मतलब क्या होता है? 4 मुख वाला। अब 4 मुख वाला तो कोई हमारे कांटेक्ट में है नहीं फिलहाल में, है ना, तो हम किसके लिए उपयोग में लाते हैं ये शब्द को? ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जिनके 4 मुख है। समझ गए आप? हम हर किसी को ये नहीं कह सकते ना, आप समझ रहे हैं योग रूढ़ का मतलब क्या है। ये जो यौगिक भी है यानी शब्द के योग से भी बने हैं, लेकिन इनका विशेष अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। रजनीचर, रजनीचर मतलब रात को घूमने वाला, जैसे कि राक्षस हो गया। लंबोदर, जिसका उदर कैसा है? लंबा है, यानी जिसका उदर यानी होता है पेट, पेट लंबा है, जैसे कि गणेश, उनके लिए हम प्रयोग में लाते हैं ये शब्द। ये प्रसिद्ध हो गए, इन्हीं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं या लाई जा सकते हैं। ठीक,
इसके बाद में अब हम अर्थ के आधार पर जब हमने शब्दों को देखा, इसके बाद में हमने बनावट और रचना के आधार पर शब्दों को देखा, अब हम बात करेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं जो भी समझा रहा हूँ ये वीडियो में आप देख रहे हैं और आपको समझ आते जा रहा है। अपने जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज़ आप ही के लिए लाई गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये कितना समझ में आ रहा है। अगर आप इसमें कोई और सुधार भी चाहते हैं तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा लिखा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तो समझिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वर्ग हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देखिए ये वीडियो कितना अच्छा है, इसमें हमें तत्सम शब्द भी जानने को मिलेंगे, तद्भव भी, देशज भी और विदेशज भी। अब ध्यान से समझिएगा कि तत्सम क्या होता है। हम कौन से शब्द पढ़ रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पर। तो एक तो शब्द की उत्पत्ति हो गई कि वो हिंदी भाषा का सफ़र तो बहुत लंबा है ना। तो फिर खड़ी बोली में हमने कुछ शब्द मिलाए संस्कृत के और हिंदी बन गई। जब खड़ी बोली में हमने आप कह लीजिए कि अरबी के शब्द मिलाए तो फिर उर्दू बन गई। तो अब तत्सम शब्द जो भाषा से भाषा में परिवर्तित हुए हैं, तत्सम का मतलब क्या है? तत्सम यानी उसके समान, अपनी मूल भाषा के शब्दों को ज्यों का त्यों ले लेना बिना किसी परिवर्तन के। क्या है? हिंदी की मूल भाषा संस्कृत से जो ऐसे के ऐसे ले लिए गए हैं, जैसे संस्कृत में थे वैसे हिंदी में लिए गए हैं, इन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि सर्प, सर्प का अर्थ होता है सांप। मुख यानी मुंह। मयूर, मयूर मतलब मोर की बात है। दुग्ध यानी दूध। कर्ण, कर्ण का मतलब आप जानते ही हैं, कान से होता है। मस्तक मतलब कि हमारे माथे की बात हो रही है। दंत यानी दांत। ये सब क्या है? ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में भी ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम, समान, जैसे हैं वैसे के वैसे ही प्रयोग में ला लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। किसके आधार पर वर्गीकरण है ये? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव मतलब तत्भव यानी किसी से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उससे उत्पन्न है। जैसे कि तत्सम शब्दों में कुछ बदलाव आ जाता है और फिर जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। अब सारे के सारे शब्द तो हमने ऐसे ही नहीं ले लिए। जैसे कि सर्प था तो उसका कर दिया सांप, मुख था तो उसका कर दिया मुंह, मयूर का कर दिया मोर, दुग्ध का कर दिया दूध, कर्ण का कान हो गया, मस्तक का माथा हो गया, दंत का दांत हो गया। इस तरह से हमने कुछ परिवर्तन भी किया है। तो ये जो शब्द हैं आप क्या कहेंगे कि ये तद्भव शब्द हैं। जब मैं आपसे कहता हूँ दांत, तो दांत कह रहा हूँ, तो ये तद्भव है कि तत्सम है? आप झटपट बता देंगे कि ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा दंत। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। तो आप समझ गए हैं कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। अब जितने ज़्यादा आप इनके उदाहरण याद रखेंगे उतना ज़्यादा आपका ज्ञान जो है वो इस पे पकड़ मजबूत हो जाएगी इस पर। फिर है कुछ देशज शब्द। अब ये देशज का मतलब क्या है? देश में ज जुड़ा हुआ है, यानी उससे उत्पन्न। जैसे अब देखिए, तद्भव भी उससे उत्पन्न, देशज भी उससे उत्पन्न। तो क्या फ़र्क है? समझिए, देश का मूल अर्थ होता है स्थान या फिर क्षेत्र। किसी न किसी स्थान की बात कर रहे हैं, देश विदेश। तो भाषा के क्षेत्र विशेष की जो कोई बोली होती है, आप देखेंगे कि 2 क्षेत्र हैं, दोनों क्षेत्रों की बाउंड्री पे कुछ लोग हैं, बोली मिक्स हो गई, नई भाषा मिक्स हो गई, बोली बन गई, इस तरह से। तो वो शब्द देशज कहलाते हैं जो जनजाति आदि से लिए गए। जैसे पगड़ी, खुरपा, खटिया, झंझट, गाड़ी, घोंचू, उज्जड़। ये सब कैसे शब्द हैं? सुनकर ही लग रहा है ना किसी बोली में प्रयोग में लाए जाते होंगे। तो ये जो शब्द हैं ये देशज शब्द कहलाते हैं। अब विदेशज का मतलब क्या होता है? ये वो शब्द होंगे जो देशज के विपरीत होंगे, जो दूसरे देश की भाषा से लिए गए हैं, यानी जो किसी अपने ही स्थान क्षेत्र के नहीं है ना, विदेश के हैं। हिंदी में आए विदेशी शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए हैं। ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये विदेशी भाषाओं से लिए गए। जैसे कि अगर बात करें कि अंग्रेजी से कौन कौन से शब्द लिए गए, तो फिल्म शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इंजन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कमीशन ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ट्यूबलाइट ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्कूल ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कप, प्लेट, ट्रेन, ये सब क्या है? ये सब अंग्रेजी भाषा के ही तो शब्द हैं। सही कहा ना मैंने? कुछ शब्द हैं जो अरबी से भी हिंदी में लिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कानून। कानून क्या है? ये एक अरबी भाषा का शब्द है। अखबार, आज़ाद, जलसा, जुर्माना, रिश्वत, दफ्तर, ये सब क्या है? ये अरबी भाषा से लिए गए वो शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। फारसी से भी कुछ शब्द लिए गए हैं, जैसे कि दरवाज़ा, आदमी, ज़मीन,
नमक, सब्जी, दीवार, आसमान, ये सब कौन से शब्द हैं? ये सब वो शब्द हैं जो फारसी भाषा से लिए गए हैं। अरबी और फारसी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क अभी आपको उदाहरण देख के समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी एक फ़र्क है, ठीक। पुर्तगाली से जो शब्द लिए हैं वो हैं संतरा, कमरा, गमला, अल्पिन, तौलिया, साबुन, चाबी, ये सब। तुर्की भाषा के शब्द हैं ये, गलीचा, कुर्ता, बहादुर, तोप, खच्चर, कैंची, कुली, ये सब कौन सी भाषा है? ये तुर्की है, टर्किश लैंग्वेज। चीनी से लिए गए हैं जो पटाखा, चाय, लीची, ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब शब्द जो है ये चीनी भाषा से लिए गए शब्द हैं, ठीक, जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। अब हम आते हैं चौथे वाले भेद पर। चौथा भेद क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, ठीक। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? याद रखिएगा, 2 प्रकार के हैं। एक है विकारी और एक है अविकारी शब्द। अब विकारी कौन से होते हैं? बहुत सरल, ध्यान दीजिए, बहुत सरल है। ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है। जिनका रूप यानी जिनका जो रूप है शब्दों का वो कैसे बदलता है? या तो लिंग की वजह से बदलेगा, या फिर वचन, एक वचन बहुवचन होते हैं उनकी वजह से बदलेगा, कारक की वजह से बदलेगा, या फिर समय की वजह से बदलेगा। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इसलिए बदलेगा। अभी आप उदाहरण देखेंगे तो बड़ी सरलता से समझ जाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, विकार में परिवर्तन हो रहा है, विकारी शब्द कह रहे हैं। रूप का मतलब ही होता है विकार, विकार मतलब रूप। अब देखिए, हिंदी में विकारी शब्दों की संख्या 4 है। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यही 4 चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति के या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स, है ना, नाम संज्ञा। सर्वनाम इसके स्थान पर उपयोग जब होता है, संज्ञा के स्थान पर। जैसे मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, तो राम जो है वो संज्ञा है। वह अच्छा लड़का है, वह जो है वो सर्वनाम हो गया। फिर है विशेषण। विशेषण मतलब क्या हुआ? जो शब्द की विशेषता बताएं, क्रिया की विशेषता बताएं, संज्ञा की विशेषता बताएं, ठीक है। क्रिया क्या हो गया? कुछ भी करना क्रिया के अंतर्गत आता है। तो अब देखिए, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करके बताया है। विकारी शब्दों को समझने के लिए इन उदाहरणों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दो। रंगीन मतलब जो गुलाबी रंग से हैं। जैसे मोटा लड़का आता है, मोटा क्या है? विशेषण है, ठीक है। तो ये क्या है? ये विकारी शब्द है। अब देखिए, मोटे लड़के आते हैं, ये जो मोटा था ये शब्द का रूप बदल गया, विकार बदल गया। अब मोटा नहीं कह रहे, अब क्या कह रहे हैं? मोटे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो संज्ञा थी उसमें परिवर्तन हो गया। लड़का से वचन में परिवर्तन हो गया। लड़का था, अब लड़के हो गए। हुआ ना? मोटी लड़की आती है, अब मोटा मोटे से बदल के क्या हो गया? मोटी हो गया। क्यों हो गया मोटी शब्द? ये रूप क्यों बदला, ये विकार क्यों बदला? क्योंकि अब जो है लिंग बदल गया, यानी कि पहले लड़का था अब लड़की हो गई, तो मोटी लड़की आती है। समझ गए? अब इन वाक्यों में मोटा विशेषण है। ये शब्द 3 प्रकार से आया है, मोटा, मोटे और मोटी। यानी मोटा शब्द एक कैसा शब्द है? विकारी शब्द है जो कि बदल रहा है, ठीक। अब देखिए, इसी प्रकार इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। वह खाना खाता है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि ये वर्तमान काल का वाक्य हो गया, ठीक है, लेकिन अगर ये भूतकाल का होता, कहते उसने खाना खाया, तो वह की जगह कौन सा शब्द आ गया? उसने। अगर हमें ज़्यादा लोगों की बात करनी है, उन्होंने खाना खाया। अब वचन के कारण भी परिवर्तन हो गया, यहाँ पे वचन बदल गया, है ना। उसने से क्या हो गया? उन्होंने हो गया। मतलब जो है एक से बहुवचन में आ गए हम। तो आप समझ रहे हैं, इन वाक्यों में प्रयुक्त वह जो है वो सर्वनाम विकारी शब्द कहलाएगा। कौन सा विकारी शब्द है? सर्वनाम विकारी शब्द, ठीक। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जरा इस पर ध्यान दीजिए। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता, यानी विकारी शब्द के विपरीत शब्द जिनमें परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, वो क्या है? वो हैं अविकारी शब्द। जैसे उदाहरण देखें, इनके 4 प्रकार हैं: क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चारों को समझेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। देखिए, लड़की तेज चलती है, लड़का तेज चलता है, हम तेज चलते हैं। ये जो तेज शब्द है, क्या ये बदला? लड़की लड़का हो गई, फिर हम हो गए, वचन बदल गया, लेकिन ये शब्द नहीं बदला। वे तेज चलते हैं, वह तेज चला। इन वाक्यों में जो तेज शब्द है ये परिवर्तित नहीं हुआ, इसलिए कैसा शब्द है? अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द ये कहलाएगा,
ठीक है। अब देखिए, जब हम आगे ये बहुत अच्छे से समझ लेंगे ना कि क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषताएं बताता है उसे कहते हैं संबंध बोधक, जो संबंध का बोध करा रहा हो। ठीक है। समुच्चय का मतलब क्या होता है? ग्रुप से होता है, जो उसका बोध करा रहा हो, है ना। विस्मय होता है हमें कई बार, तो जो उसका बोध कराए वो। इन सब शब्दों को हमें ध्यान से समझना है। आपको शब्दों में उलझना नहीं है, शब्दों को समझना है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उस अध्याय का नाम है शब्द विचार। अब इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से क्या क्या देखा, थोड़ा इसको समझ लें। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? पद हो जाता है। हमने सबसे पहले यही देखा था। फिर हमने देखा हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। 4 आधार कौन कौन से हैं? एक अर्थ के आधार पर, फिर बनावट या रचना के आधार पर, फिर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और फिर प्रयोग के आधार पर। फिर हमने क्या देखा कि अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 वर्ग बनाए जा सकते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 वर्ग हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। और प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 वर्ग बनाए जा सकते हैं, विकारी शब्द या फिर अविकारी शब्द। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अध्याय बहुत अच्छे से समझ में तो आ गया होगा, लेकिन एक प्रश्न मैं इस अध्याय के साथ आपके सामने छोड़ जा रहा हूं। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर दे देंगे। क्या है ये प्रश्न? प्रश्न ये है कि तत्सम शब्द जो हमने पढ़े थे, और हमने पढ़े थे तद्भव, ये शब्दों को हमने पढ़ा आज के वीडियो में। तो आप तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में क्या फ़र्क है, क्या बुनियादी अंतर है, इसको आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। हम ये वीडियो आप ही के लिए लेकर के आए हैं। अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ ज़रूर कीजिएगा। बाकी हमारी मुलाकात होगी जल्द ही अगले नए वीडियो में, अगली नई जानकारी के साथ में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।